हेलो एवरीवन। सो गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है, उनका सवाल था कि कार इज़ वॉस्ट और कार हैज़ वॉस्ट, मतलब क्या मतलब है इसका, कैसे यूज़ होगा, शायद ऐसा पूछना चाह रहे हैं। फिर था कि ही इज़ कंसीडर्ड और ही हैज़ कंसीडर्ड क्या है। कोशिश करते हैं गाइस इनके डाउट को हम टैकल करते हैं कि क्या ये है कार इज़ वॉस्ट। अगर हम ये देखें कि ये इज़ लगा हुआ है और इज़ के साथ ये वॉस्ट लगा हुआ है, तो कभी भी आप वॉस्ट को क्या समझेंगे। अगर कहीं पर लिखा है वॉस्ट, ये दो मतलब देता है। एक ये देता है कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये एक एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव होते हैं। अगर मैं सीधा ये मान के चलूँ एडजेक्टिव है, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद आप जो भी लिंकिंग वर्ब है लगा दीजिए, इज़ लगा दीजिए, एम लगा दीजिए, आर, पास्ट है तो वॉज कर देंगे, वर कर देंगे, फ्यूचर है तो विल बी कर देंगे। इस तरीके से आप लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप या तो एडजेक्टिव लगाते हैं या आप नाउन लगाते हैं, यही होता है ना। तो अगर आप एडजेक्टिव लगाते हैं, मैं सिर्फ अभी एडजेक्टिव मान के चलता हूँ, आप एडजेक्टिव लगाते हैं तो ये दिखाता किस चीज़ को है? ये दिखाता है स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि कोई चीज़ अच्छा है, बुरा है, धोया हुआ है, फटा हुआ है, टूटा हुआ है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और जिन्होंने पूछा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, नहीं तो बार बार आप पूछेंगे, आपकी समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक कार है, ये रही वो कार। हम यहाँ पर खड़े होकर इस कार को देख रहे हैं, ये रहे हमने इस कार को देखा। हम कह रहे हैं कि ये कार अच्छी है। सिर्फ मुझे इतना बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस कार इज़, मैं गुड बोल दिया। गुड क्या है हमारा? एडजेक्टिव। मैंने बोला यार ये कार ना अट्रैक्टिव है, मैं क्या बोलूँगा? दिस कार इज़ अट्रैक्टिव। यहाँ पर आप ये जो दो वर्ड देख रहे हैं, गुड, ये भी एडजेक्टिव है, यानी कि इस फॉर्मूले पे बैठ गया ना। ये सब्जेक्ट कार के लिए लगा, ये इज़ जो लिंकिंग वर्ब है, और हमने क्या लगा दिया? एडजेक्टिव लगा दिया, बैठ गया इस फॉर्मूले पर। यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ तक एकदम क्लियर है ना? दिस कार इज अट्रैक्टिव, ये कार अट्रैक्टिव है, ये आप मान लेते हैं, इस पर आपको भरोसा है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कह दिया कि भाई दिस कार इज़ वॉस्ट, अब आप इधर उधर सोचने लगते हैं कि पैसिव होगा, ये होगा, वो होगा। अरे भैया किधर गया भाई कार? इधर बनाते हैं आपके लिए कार, ये देखिए, ये रही वो कार। तो अगर ये कार अच्छी है तो आप गुड बोलते हैं, अट्रैक्टिव है मतलब क्या बोलते हैं, आकर्षक है तो आप अट्रैक्टिव कहते हैं। तो भैया ये गाड़ी धुली हुई है, आप क्या बोलेंगे? वॉस्ट बोलेंगे। यानी कि द कार इज़ वॉस्ट का जो इस्तेमाल है, हम पहले तो एक एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर धुला हुआ है, मान लीजिए आपके कुछ कपड़े हैं और ये कपड़े धुले हुए, तो आप क्या बोलेंगे? कि दीज क्लोथ्स आर वॉस्ट। तो जिन्होंने सवाल पूछा है बहुत बारीकी से समझिए, ये पहला मतलब जो फर्स्ट थॉट हमारे मन में आएगी वो ये आएगी कि अच्छा गाड़ी धुली हुई है, दिस कार इज़ वॉस्ट। ओके, सेकेंड थॉट क्या आ सकती है? पहला थॉट तो समझ गए कि वॉस्ट को हम एडजेक्टिव मान रहे हैं। सेकेंड है कि भाई हम ये जो वॉस्ट है, हम इसको एडजेक्टिव नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे एक्शन। एडजेक्टिव तो क्या है? क्वालिटी बताने वाला एक शब्द हो गया। एक्शन क्या है? कि कुछ ना कुछ होगा, एक्टिविटी होगी, हम एक्शन मान रहे हैं। और एक्शन किस फॉर्म में है भाई? V3 फॉर्म में। तो V3 फॉर्म में जब एक्शन होता है तो किस चीज़ को दिखाता है? कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, कंप्लीटेड एक्शन को। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलता हूँ कि द कार इज़ वॉस्ट, क्योंकि उनका सवाल ऐसे कुछ था ना, द कार से था ना, नहीं खाली कार से था, कार इज़ वॉस्ट। चलो मैं द भी हटा देता हूँ, हालांकि लगाना तो पड़ेगा, द या अ लगाना पड़ेगा। इन्हीं का सवाल उठाते, कार इज़ वॉस्ट। तो अगर मैं इसको V3 का मान लूँ, एक्शन मान लूँ, तो अभी कैसे होगा भाई? कार इज़ वॉस्ट, ऐसा तो कोई हमारे पास टेंस नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग में तो सही है कि एडजेक्टिव से हो गया, ऐसा तो कोई टेंस नहीं है। V3 का काम करने के लिए हमारे को क्या चाहिए? या तो प्रेजेंट परफेक्ट, कौन कौन से V3 वाले होते हैं? ध्यान लगाइए, प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं ना, जिसके साथ आप हैव या हैज़ के साथ V3 लगाते हैं, याद कीजिए। या क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में आप क्या करते हैं भाई? आप हैड के साथ V3 लगाते हैं। यानी कि V3 को रखने के लिए हमें कितने टेंस ने इजाज़त दी है कि भैया तुम V3 हो, हमारे अंदर आ जाओ, हम ऐसे टेंस है जो तुमको स्वीकारेंगे। ये V3 किस में फिट बैठेगा ये जानना भी ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट में फिट बैठेगा,
पास्ट परफेक्ट पे फिट बैठेगा, और जितने भी परफेक्ट, और कौन सा परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट, इस पे फिट बैठेगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, विल हैव, इसके साथ V3। तो भैया इनका जो सवाल है कि कार इज वॉश्ड, अभी तो कहीं फिट नहीं बैठा, यानी कि ये कोई भी एक्टिव सेंटेंस नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। यानी कि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव यूज़ करोगे तो उसका एक स्ट्रक्चर जरूर होता है कि सब्जेक्ट जो कि नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर समझते हो ना, कुछ करेगा नहीं, जिसको आप लोग ऑब्जेक्ट कर देते हो बनाते समय। तो सब्जेक्ट नॉन डूअर है, इसके साथ हम इज लगा सकते हैं, आर लगा सकते हैं, एम लगा सकते हैं प्रेजेंट के अंदर, और यहाँ पर अगर हम V3 लगा दें तो ये पैसिव बन जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पर बाई लगाकर डूअर को दिखा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं दिखा सकते। तो अगर मैं बोलूँ कि अ कार इज़ वॉश्ड हेयर, यानी कि यहाँ पर गाड़ी, एक कार को यहाँ पर धोया जाता है। मैंने सिर्फ उनका सवाल उठा लो, कार इज़ वॉश्ड। अब कोई बोले बता भाई इसकी हिंदी क्या है, तो इसकी एक हिंदी हो गई कि कार धोई जाती है। रूटीन एक्टिविटीज़ है, पता नहीं जी कौन धोता है, ये जो कार देख रहे हो ना, कार धोई जाती है। हालांकि करेक्ट यहाँ पर ये इनको बोलना चाहिए था, अगर आप या तो कार्स बोल दीजिए, कार्स आर वॉश, तभी तो पता चलेगा कि हाँ गाड़ियाँ धुलती हैं, या दिस लगा के इशारा कर दीजिए कि दिस कार इज़ वॉश्ड, इस गाड़ी को भैया धोया जाता है। तो कार इज़ वॉश्ड के मैंने दो मतलब आपको समझा दिए। पहला मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग समझा जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि गाड़ी धुली हुई है, और दूसरा मतलब है कि गाड़ी को धोया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब इनका सवाल है क्या कि कहाँ गया भाई, गायब हो गया। कार इज वॉश्ड, एक और था ना इनका, कार हैज़ वॉश्ड करके था कुछ, कहाँ गया, हाँ ये रहा इनका, कार हैज़ वॉश्ड। मैं सवाल को हाईलाइट कर देता हूँ। तो पहले का तो आंसर मिल गया जिन्होंने पूछा उनको। अब दूसरे पर आते हैं कि कार हैज़ वॉश्ड को हम क्या समझेंगे। गाइज इसके लिए ना बहुत एक मुश्किल काम है। आपने कभी अर्गेटिव वर्ब पढ़ा है? शायद मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर। अर्गेटिव वर्ब वो होता है, आपको पता है ना कि एक वर्ब दो काम करता है। एक होता है डूइंग, यानी कि कोई सब्जेक्ट कुछ करेगा। जैसे डूइंग का मतलब मैं बोलूँ कि माई फादर हैज़ वॉश्ड द कार, तो यानी कि मैं यहाँ पर हैज़ लगा रहा हूँ, इन्होंने हैज़ लगाया ना, हैज़ कार हैज़ वॉश्ड, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि माई फादर हैज़ वॉश्ड द कार, यानी कि डूइंग है। यानी कि ये जो वॉश्ड है, ये डूइंग का मतलब इसको करने के लिए कोई बंदा चाहिए। तो ये रहे मेरे फादर, ये डूअर है। यानी कि ये जो वर्ड हमारा अर्गेटिव वर्ब जो डूइंग होता है, यानी कि इस वर्ब को एक डूअर चाहिए, करने वाला चाहिए। तो मैं वॉश को अगर अर्गेटिव मान के चलूँ, ये वॉश है तो अर्गेटिव दो काम करता है। यानी कि अगर ये डूइंग वर्ब है, वॉश अगर हमारा डूइंग वर्ब है, यानी कि वॉश का मतलब धोना, तो कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए ना जो धोएगा। यानी कि मैं बोलूँ कि मेरी मम्मी कपड़ों को धोती है, मतलब कपड़े धोती है, तो धोने वाली कौन, मेरी मम्मी, तो मैं माई मदर लगाऊंगा ना, क्योंकि ये डूइंग है, इसको करने वाला एक डूअर चाहिए, बिना सब्जेक्ट के होगा नहीं। मैं बोलूँ कि आई वॉश माई क्लोथ्स, तो मैं अपने कपड़ों को धोता हूँ, ये डूइंग है। एक सब्जेक्ट चाहिए, ऊपर से ऑब्जेक्ट भी चाहिए कि मैं धोता हूँ तो क्या धोता हूँ, कार धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ, क्या धोता हूँ। तो इस रूप में तो सबको पता है, आप लोग आराम से इंग्लिश भी बोल लेते हो। आप जैसे कहते हो कि यार मैं कपड़े धो रही हूँ, आप कैसे बोलते हो, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आप ऐसे बोलते हो। तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन वॉश का एक और मतलब होता है फिर मैं समझा दूंगा कि ये सही है कि गलत है। कार हैज़ वॉश्ड, वॉश का एक और मतलब होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। वॉश यहाँ पर हैपनिंग का काम करता है, मतलब कोई डूअर नहीं, कोई धो नहीं रहा, अपने आप धुल रहा है। जैसे आपने बोला कि अरे ये वाला कपड़ा खरीदिए, ये बड़ी आसानी से धुल जाता है, तो दिस क्लॉथ वॉशेज ईजिली। अब यहाँ पर क्या है, दिस क्लॉथ वॉशेज ईजिली। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि माई मदर वॉशेज द क्लॉथ, मैं क्लॉथ कर देता हूँ। क्लॉथ मतलब कपड़ा, कपड़े नहीं कपड़ा।
मैं कहता हूँ माई मदर वॉशेज द क्लॉथ। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वॉशेज है, और ध्यान से देखिएगा, लेकिन यहाँ वॉशेज से पहले क्या है, माई मदर है। और माई मदर कौन है, एक डूअर है, वो जो धोने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ भी वॉशेज है, देख रहे हैं, यहाँ भी वॉशेज है, लेकिन यहाँ वॉशेज के बाद ये क्लॉथ लिखा है। तो क्या क्लॉथ खुद धोएगा? नहीं, क्लॉथ खुद धुलेगा, खुद धुल जाएगा। कैसे? मैंने आपको एक दिन समझाया था कि ब्रेक दो काम करता है, ब्रेक डूइंग भी है और ब्रेक हैपनिंग भी है। हैपनिंग, एक मिनट, हैपनिंग यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि राम हैज़ ब्रोकन द चेयर, राम ने कुर्सी तोड़ दी है, तो ये डूइंग है, क्योंकि तोड़ने वाला कोई है, डूअर है। लेकिन मैं कहता हूँ कि द चेयर हैज़ ब्रोकन, अब कहाँ डूअर है? ब्रोकन तो फिर भी आगे, डूअर किधर है? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है। कुर्सी टूट गई है, अपने आप टूट गई, हो गया है। हैपनिंग का मतलब कोई करेगा नहीं, हो जाएगा। ऐसे तमाम लिस्ट होते हैं, उस दिन मैं बता रहा था आपको, तो हैपनिंग है। उसी तरीके से वॉश भी हैपनिंग में आता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि भाई ये रंग धुल जाता है, दिस कलर वॉशेस, ये धुल जाएगा, इट विल वॉश मतलब अपने आप धुल जाएगा। लेकिन लोग चूंकि ये जानते नहीं है ना, वो क्या करते, पैसिव का सहारा लेते। तो अगर मैं इस कार हैज़ वॉश्ड को अगर मैं अर्गेटिव मान के चलूँ, मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर अर्गेटिव मान के चलूँ तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी कि भैया कार धुल गई है, धुल गई है। ये करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। अरे कार हैज़ वॉश्ड, धुल गई है मतलब कि पता नहीं किसने धोया, धुल गई है अपने आप, धुल गई है। जैसे मैं यहाँ पर जैसे बोलूँ कि द चेयर हैज़ ब्रोकन, कुर्सी टूट गई है, पता नहीं किसी ने तोड़ा नहीं, ये मैं कह भी नहीं रहा हूँ, अपने आप टूट गई जी। गाड़ी अपने आप धुल गई जी, हो सकता है बारिश हुई होगी, हो सकता है कहीं से पानी आया, गाड़ी धुल गई जी। लेकिन चूंकि लोगों को इतना नहीं पता है, तो लोग इसको गलत मानते हैं, और इस बोलचाल में नहीं है तो पैसिव का सहारा लेना पड़ता है। तो इसको अगर मैं करेक्ट कर दूँ कार हैज़ वॉश्ड को, तो मुझे पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि द कार हैज़ बीन वॉश्ड, गाड़ी को धो दिया गया है। क्योंकि अर्गेटिव वर्ब में लोग ये हैपनिंग वाला वॉश नहीं जानते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं जानते, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, इसलिए आप ऐसा नहीं बोलते कि द कार हैज़ वॉश्ड। आपको लगेगा हैज़ वॉश्ड मतलब गाड़ी ने किसी को धो दिया, कि गाड़ी अपने आप धुल गई। फिर क्या होगा, अगर आप पैसिव का सहारा नहीं लोगे तो फिर वही अपना गेट, फिर आप क्या करोगे, द कार हैज़ गॉट वॉश्ड, फिर सहारा तो लेना पड़ेगा भाई। ये सीन है बॉस। तो अर्गेटिव वर्ब आप पढ़ा कीजिए कि ये जो वर्ब है ना, क्या ये हैपनिंग भी है? अगर हैपनिंग है ना, तो आपको पैसिव लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको गेट वेट में जाने की ज़रूरत नहीं, ये हैपनिंग का फ़ायदा हो जाता है। जैसे मैं कैसे बोलता हूँ कि द मैन डाइड, आदमी मर गया, क्या इस आदमी ने कुछ किया? इस आदमी ने कुछ नहीं किया, अपने आप मर गया, हो गया जी। तो ये सिर्फ हैपनिंग है, ये अर्गेटिव नहीं है। डाई अर्गेटिव नहीं, डाई तो अपने आप एक ही काम करता है। लेकिन ऐसे वर्ब जो दोनों काम करते हैं, डूइंग भी करते हैं और हैपनिंग भी होते हैं, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो ये समझ में आया? अब मैं फिर से उनको बता दूं कि कार हैज़ वॉश्ड, अगर हम इसको हैपनिंग मान ले तो गाड़ी खुद धुल गई, पता नहीं जी क्या हुआ, गाड़ी धुल गई, ये करेक्ट है। लेकिन चूंकि बोलचाल में नहीं है, मैं दोहरा रहा हूँ, तो हम या तो इसका पैसिव का सहारा लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का, कि द कार हैज़ बीन वॉश्ड, कार को धो दिया गया है, और नहीं तो हम गॉट का सहारा लेंगे, द कार हैज़ गॉट वॉश्ड, धुल गया जी, ये सहारा लेंगे। चलिए, ये डाउट कंप्लीट हो गया, बताइएगा कमेंट में। फिर इन्होंने जो सवाल पूछा था, ये कंसीडर वाला पूछा था कि ही इज़ कंसीडर्ड और ही हैज़ कंसीडर्ड में क्या है। अब पहले कंसीडर को समझना पड़ेगा। कंसीडर एक वर्ब है, और कंसीडर का मतलब क्या होता है? कंसीडर के दो मतलब होते हैं, दो इस्तेमाल होता है। जो पहला इस्तेमाल होता है कि आप सोचते हो, विचारते हो, क्या बोलते हैं, थिंक वाला समझ लो, थिंकिंग वाली फीलिंग देता है कंसीडर, कि ठीक है कि मैं इस मैटर को कंसीडर करूँगा, आई विल कंसीडर दिस मैटर, यानी कि मैं इस मैटर को सोचूंगा। तो अगर मैं ये सोचने, राय, विचार करने वाला कंसीडर समझ लूँ, तो फिर क्या हो जाएगा कि ही इज़ कंसीडर्ड, तो फिर ये भैया पैसिव हो गया, क्योंकि कंसीडर ऐसे यूज नहीं होता ना। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि दिस मैटर विल बी कंसीडर्ड, यानी कि इस मैटर पर विचार किया जाएगा, समझ में आ रहा है? अब मैं बोलूँ कि यार सच मैटर्स या सच मैटर इज कंसीडर्ड, यानी कि इस तरह के मामलों को कंसीडर किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहना कि ये पैसिव हो गया, समझ में आ रहा है?
तो अगर विचार करने वाले के हिसाब से देखें, सोचने वाले के हिसाब से देखें, तो ही इज़ कंसीडर्ड का मतलब निकल रहा है कि मतलब कि उस पर विचार किया जाता है। अजीब नहीं लग रहा है कि उस पर विचार किया जाता है, ही इज़ कंसीडर्ड। ये ऐसा हो गया, तो इस वे में सुनने में खराब लग रहा है। लेकिन जो कंसीडर का दूसरा मतलब है, कंसीडर का मतलब है किसी को कुछ मानना। जैसे मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई कंसीडर यू, यहाँ पर टू बी लगा सकते हैं, टू बी माई, आई कंसीडर यू टू बी माई फ्रेंड, यानी कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो मैं बोलूँ यार, तो इसको दोस्त समझा जाता है, तो ही इज़ कंसीडर्ड, ही इज़, इसे इतना भी छोड़ दो, तो ही इज़ कंसीडर्ड, इसको माना जाता है, इसको समझा जाता है। क्या? ही इज़ कंसीडर्ड टू बी माई फ्रेंड, टू बी माई फ्रेंड, इसको मेरा फ्रेंड समझा जाता है। तो अगर कंसीडर का मतलब समझना है, मानना है, तब इन्होंने जो पूछा है कि ही इज़ कंसीडर्ड, सिर्फ इतने का मतलब हो गया कि इसे समझा जाता है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों, ये पैसिव है। और इन्होंने जो पूछा है कि ही हैज़ कंसीडर्ड, तो ही हैज़ कंसीडर्ड का मतलब है कि उसने किसी चीज़ पर विचार किया है। जैसे मैं बोलूँ कि ही हैज़ कंसीडर्ड दिस मैटर, यानी कि उसने इस मैटर पर विचार किया है। एक तो इसका ये मतलब हो गया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ही हैज़ कंसीडर्ड मी, अगर मैं और जोड़ दूं मी टू बी हिज फ्रेंड, टू बी हिज फ्रेंड, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है कि इसका मतलब है कि उसने मुझे अपना फ्रेंड माना है, वो मान चुका है, ही हैज़ कंसीडर्ड मी। ठीक है, दो मतलब इसके निकल रहे हैं। खाली कोई बोले कि ही हैज़ कंसीडर्ड, बताओ क्या है, ही हैज़ कंसीडर्ड, तो भैया इसके वही मतलब निकल रहे हैं कि या तो भाई उसने मुझे माना है, ही हैज़ कंसीडर्ड, या तो उसने विचार किया है, यही है और कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, अगर इसका पैसिव होता तो ये हो सकता था कि ही हैज़ बीन कंसीडर्ड, उसको माना गया है या उस पर विचार किया गया है, ही हैज़ बीन कंसीडर्ड। तो बस आज के लिए इतना ही। जिन्होंने पूछा, आई होप कि उनके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चाहो तो इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।